Hello, this is your Roshan sir, and today we'll talk about the macroeconomics chapter 5. And today's topic is supply of money. It is the last topic of this chapter. Okay, let's go on the topic. तो ये रहा आपका आज का टॉपिक सप्लाई ऑफ मनी। काफ़ी छोटा चैप्टर था, ठीक है, इसलिए फर्स्ट वीडियो में ही काफ़ी कुछ हो गया था। तो सेकेंड वीडियो में केवल एक ही टॉपिक बचा पढ़ने के लिए, जो कि सप्लाई ऑफ मनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सप्लाई ऑफ मनी क्या है देख लो, टेक्स्ट में क्या दिया है। सप्लाई ऑफ मनी इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। सप्लाई ऑफ मनी जो होता है एक तरह से स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाई द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक समय में, ठीक है, एक कंट्री के अंदर, यानी जो भी वहाँ के लोग हैं, ठीक है, उनके पास जितना भी स्टॉक होगा मनी का, वो सब सप्लाई ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट में होता है। चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो करेंसी के फॉर्म में हो या फिर चेक वगैरह के फॉर्म में हो, ठीक है, या फिर उनके बैंक अकाउंट में हो या फिर कैश के रूप में, वो सारा जो भी पैसा होगा, जो भी स्टॉक होगा, सब सप्लाई ऑफ मनी में काउंट होगा या फिर सप्लाई ऑफ मनी को रिफर्स करेगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाई द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली या याद करने वाली बात है कि जो सप्लाई ऑफ मनी होता है इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता। तो स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाई द गवर्नमेंट, इसमें जो गवर्नमेंट के पास पैसा होता है वो इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। इसमें केवल वही पैसा इंक्लूड होगा या काउंट होगा जो कि वहाँ के लोगों के पास होगा, यानी वहाँ के आम पब्लिक के पास होगा। स्टॉक सेकंड है स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री, और जो पैसा बैंकिंग सिस्टम के पास होगा यानी बैंक के पास होगा, तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा सप्लाई ऑफ मनी में। यानी सप्लाई ऑफ मनी में केवल जो आम पब्लिक के पास पैसा होगा स्टॉक के रूप में, वही इसमें इंक्लूड होगा, चाहे वो स्टॉक के रूप में हो या रनिंग के रूप में या मार्केट उनके बिजनेस में या उनके पास, सब उसमें इंक्लूड होगा। केवल गवर्नमेंट और बैंक का पैसा इंक्लूड नहीं होगा। Because the government and banking system of a country are suppliers of the money, and the stock of money held by the suppliers of money is never treated as a part of the supply of money in the country। यानी कह रहा है ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो गवर्नमेंट है या फिर जो बैंकिंग सिस्टम है किसी भी कंट्री का, वो एक तरह से क्या होता है, सप्लायर्स होता है मनी का, क्योंकि वही लोग मनी को सप्लाई करते हैं मार्केट में, ठीक है। या तो गवर्नमेंट सप्लाई करेगी, नहीं तो बैंक सप्लाई करेगी, ठीक है। बैंक क्या है, गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से काम करती है। तो इसलिए सप्लायर्स को यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द सप्लायर्स मनी इज़ नेवर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। वही चीज़ जो हम अभी बोले वही चीज़ लिखा भी है टेक्स्ट में कि जो सप्लायर होता है तो उसके द्वारा जो उसके पास जो भी मनी होता है स्टॉक के रूप में, उसको यहाँ पे ट्रीट नहीं किया जाता है सप्लाई ऑफ मनी में किसी भी कंट्री के, ठीक है। यानी इसको इंक्लूड नहीं किया जाता जब सप्लाई ऑफ मनी को काउंट करते हैं। तो क्लियर सप्लाई ऑफ मनी। इसके बाद है आपका सप्लाई ऑफ मनी का यहाँ पे डिफिनीसन दिया है, क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। जो भी बताए हैं वही चीज़ के रिलेटेड लिखा होगा, आप लोग पढ़ लेना फोकस जोन में। फिर यहाँ पे हॉट्स में एक क्वेश्चन भी दिया है, हु आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द मनी। मनी के प्रोड्यूसर कौन कौन है, तो अभी हम बताएंगे गवर्नमेंट है और उसके साथ उसकी जो अथॉरिटी होगी, यानी जो भी बैंक होगा वो होगा। तो वही चीज़ यहाँ आंसर में होगा, भी देख लो। प्रोड्यूसर ऑफ मनी रेफर्स टू सप्लायर्स ऑफ मनी, यानी जो सप्लायर्स होते हैं मनी के, उन्हीं को हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं मनी का, ठीक है। अब इसमें कौन कौन होते हैं, तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट होता है। अभी हम बताएं किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट जो होती है वही सप्लायर होती है या फिर प्रोड्यूसर होती है, चाहे सप्लायर पूछे या प्रोड्यूसर पूछे, ठीक है, ध्यान में रखना, दोनों एक ही है। तो गवर्नमेंट ही है किसी भी कंट्री का, और दूसरा जो है वो बैंकिंग सिस्टम है। किसी भी कंट्री का जो बैंकिंग सिस्टम होता है, इंक्लूडिंग बोथ सेंट्रल बैंक एंड द कमर्शियल बैंक। अब सेंट्रल बैंक, हर एक कंट्री का अपना अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है। अब सेंट्रल बैंक का मतलब ये सेंट्रल बैंक मत समझ लेना जो कमर्शियल बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो नहीं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दैट मीन्स RBI, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल बैंक बोला जाता है। तो वो गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी है, और प्लस जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक दैट मीन्स जो SBI है, PNB है, कैनरा बैंक है, ये सारे इसमें गवर्नमेंट सेक्टर के भी बैंक हो जाएंगे और प्राइवेट सेक्टर के भी बैंक आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब मिलाकर के क्या होंगे, प्रोड्यूसर और सप्लायर्स, ठीक है। या तो प्रोड्यूसर नहीं तो सप्लायर, जो बोलो इनको। तो क्लियर, यही लोग क्या करते हैं, मनी को सप्लाई करते हैं मार्केट में, ठीक है। अब जैसे बैंक है, तो बैंक में क्या होता है, नॉर्मली डिपॉजिट और विड्रॉल का काम होता है। तो लोग अपना पैसा वहाँ जमा भी करते हैं और कुछ लोग निकालते भी हैं। तो सप्लाई जब निकलता है तो सप्लाई होता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। इसीलिए इसको सप्लायर बोला जाता है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या दिया है दूसरे पेज पे। अब यहाँ मनी सप्लाई का मेज़रमेंट दिया है, मेजर्स कैसे मेज़र किया जाता है। तो यहाँ देखो कह रहा है, इन इंडिया देयर आर 4 अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई पॉपुलरली नोन एज
M1, M2, M3, M4, ठीक है। इंडिया में जो मनी का मेजरमेंट होता है वो M1, M2, M3, M4 के फार्मूले पे किया जाता है, ठीक है। ऑफ दिस ओनली M1 मेजर इज डिस्कस्ड हियर आर प्रिस्क्राइब इन द सिलेबस। अब आपके सिलेबस में यानी 12th के सिलेबस में केवल आपको M1 के बारे में ही प्रिस्क्राइब, यानी आपको पढ़ना केवल M1 ही है। ये M2, M3, 4 आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपके सिलेबस में ये चीज़ नहीं है। क्लियर। अब देखो M1 के बारे में क्या दिया है। M1 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, M1 में कैसे मनी सप्लाई मेज़र किया जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू M1 मेजरमेंट मनी सप्लाई इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। अब M1 का ये फार्मूला है, कैसे मेज़र करते हैं, कैसे निकालते हैं M1 के तहत मनी सप्लाई। तो इसका फार्मूला हम पुट करके निकालते हैं। तो M1 का फार्मूला होता है C प्लस DD प्लस OD। अब बात आती है कि इसमें C क्या है, DD क्या है, OD क्या है। तो चलो बताते हैं आगे। देखो C क्या बताता है। C रिफर्स टू द करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। C दैट मीन्स जो भी करेंसी पब्लिक के पास होगी वो C से डिनोट होगी, ठीक है। C का मतलब जितने भी वहाँ पे लोग रहते हैं उनके पास जो भी करेंसी है। इट इंक्लूड्स क्वाइंस एज पर नोट्स, यानी इसमें दोनों इंक्लूड्स होंगे, क्वाइंस भी इंक्लूड होगा और नोट्स भी, ठीक है। पेपर नोट जैसे 10 का, 20 का, 5 का, 100 का, 500 का, ठीक है, सारे इसमें करेंसीज इंक्लूड होंगे। और दूसरा है DD। DD क्या है, तो DD इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद कमर्शियल बैंक्स, यानी जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं कमर्शियल बैंक में लोगों के द्वारा, वो DD में आता है। दिस आर चेकेबल डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉन और ट्रांसफर ऑन डिमांड। अब ये एक तरह से चेकेबल डिपॉजिट भी होता है, जैसे कुछ लोग चेक से भी पैसा डिपॉजिट करते हैं या फिर किसी को देते भी हैं। तो किसी को अगर हम दे रहे हैं, जैसे मान लो तुमको 1000 रुपीज़ या फिर 5000 रुपीज़ तुमको चाहिए, हमसे डिमांड कर रहे हो, तो हम तुमको चेक दे दिए, तो तुम चेक वो ले जा करके कहाँ देखोगे, बैंक में, ठीक है। बैंक से ही तुमको पैसे वो मिलेंगे, तो इसलिए उसको चेकेबल डिपॉजिट बोला जाता है, ठीक है। तो जो भी DD होता है, अब DD एक तरह से डिमांड ड्राफ्ट को भी बोलते हैं, वो भी एक तरह से पेमेंट का ही ऑप्शन होता है, ठीक है। तो DD वाला जो भी अमाउंट होगा वो भी यहाँ पे प्लस होगा। इसके बाद होता है OD। OD क्या है, तो दिस आर अदर डिपॉजिट विच इंक्लूड्स, एक ये अलग एक डिपॉजिट होता है। इसमें क्या इंक्लूड होता है, तो इसमें भी डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड होता है, जो कि देखो डिमांड डिपॉजिट के बारे में क्या दिया है, विथ RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड, यानी जैसे नाबार्ड है जो कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है RBI के, तो इन लोगों के द्वारा कोई डिमांड डिपॉजिट हुआ। बहुत बार ऐसा भी होता है कि इन लोगों को भी पैसा मिलता है RBI के द्वारा, ठीक है। तो इन लोगों को भी एक तरह से डिमांड डिपॉजिट के रूप में ही मिलता है। ये अगर डिमांड करेंगे बैंक RBI से कि हमको पैसे की ज़रूरत है इतना, तो RBI इनको भी देगा, तो वो होता है OD, ठीक है। तो RBI भी जो भी पैसे प्रोवाइड करती है तो वो भी यहाँ पे ऐड होता है। प्रोवाइड वाला इनके पास वाला नहीं, जो प्रोवाइड हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब सप्लाई चाहे नाबार्ड को हो या किसी पर्सन को हो, तो RBI किसी पर्सन को नहीं देती है, किसी पर्सन को चाहिए तो उन लोगों को कमर्शियल बैंक्स देती है। और RBI जो है वो कमर्शियल बैंक्स को या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जैसे नाबार्ड है, ठीक है, तो इन लोगों को RBI देती है, तो वो भी सप्लाई ऑफ मनी यानी OD में आता है। इसके बाद है डिमांड डिपॉजिट विथ RBI ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट। यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट जैसे RBI फॉरेन सेंट्रल बैंक्स या फिर फॉरेन गवर्नमेंट को भी अगर डिमांड डिपॉजिट होगा तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। और थर्ड है डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी अगर कोई डिमांड डिपॉजिट होगा, जैसे IMF हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड होगा, ऐड होगा, ठीक है, मनी का मेज़र करने में। यानी M1 के तहत मेज़र करना होगा मनी सप्लाई, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले C यानी जितना भी करेंसी होगा, नोट्स होगा लोगों के पास, फिर उसके बाद DD यानी जितना भी चेकेबल अमाउंट होगा या पैसा होगा, थर्ड है OD। तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा M1 के थ्रू मनी ऑफ सप्लाई निकल जाएगा। इसके अब देखो इसमें आगे क्या दिया है, स्पेसिफिकली OD डज नॉट इंक्लूड। अब OD में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, तो दो चीज़ें, डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विथ RBI और डिपॉजिट ऑफ द कंट्री बैंकिंग सिस्टम विथ RBI, ये दो चीज़ें OD में इंक्लूड नहीं होंगी, ठीक है। बाकी जो ऊपर में तीन हम बताएं वही केवल इंक्लूड होगा OD में। आगे चलो देखते हैं क्या है नेट डिमांड एंड ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट में। यहाँ पे डिफरेंस बताया है, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लेना क्या दिया है। इसके बाद आपको आता है टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट क्या है, तो वैसा डिपॉजिट जो कि किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में हो, ठीक है, फिक्स टाइम में हो, लाइक फिक्स डिपॉजिट ऑफ अ पीरियड ऑफ 1 ईयर या 2 ईयर, जैसे 1 ईयर के लिए कुछ पैसे इन्वेस्ट कर देना या फिर डिपॉजिट कर देना या 2 साल के लिए, ठीक है, तो उसको हम टर्म डिपॉजिट बोलते हैं।
और यहाँ पे देखो डिमांड डिपॉजिट क्या करें, डिमांड डिपॉजिट आर नॉट एनी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी डिमांड डिपॉजिट किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है डिपॉजिटर्स कैन नॉट विड्रॉ मनी इन फिक्स डिपॉजिट, यानी फिक्स डिपॉजिट अगर हो तो वहाँ पे, अब टर्म डिपॉजिट ही एक तरह से फिक्स डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो डिपॉजिटर्स होते हैं, जमा करने वाले होते हैं, वो पैसे निकाल नहीं सकते जब तक ये जो टर्म है, टाइम है, पीरियड है, वो कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। यानी जब भी ज़रूरत हो तभी नहीं निकाल सकते हैं, जब वो टाइम कंप्लीट होगा तभी निकाल पाएंगे। मनी इन डिमांड डिपॉजिट कैन बी विड्रॉन एज एंड वेन नीडेड, और डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है, जब चाहे तब, जब ज़रूरत हो तब वो पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। थर्ड है टर्म डिपॉजिट आर नॉट चेकेबल डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट होता है वो चेकेबल डिपॉजिट नहीं होता है, चेक से जमा नहीं होता है। डिपॉजिटर्स कैन नॉट साइन ए चेक अगेंस्ट दिस डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट आर चेकेबल डिपॉजिट, यानी जो टर्म डिपॉजिट होता है उसमें जो डिपॉजिटर होता है वो चेक के थ्रू जमा नहीं कर सकते हैं, फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। और कह रहे हैं जो डिमांड डिपॉजिट होता है वो चेकेबल डिपॉजिट्स होता है। दीज आर सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स, करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स। अब चेकेबल डिपॉजिट्स में क्या क्या हो सकता है, तो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट हो सकता है, करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स हो सकता है, और जो टर्म डिपॉजिट है उसमें फिक्स डिपॉजिट हो सकता है जिसको हम एफडी बोलते हैं, ठीक है। तो डिपॉजिटर्स कैन साइन अ चेक एंड विड्रॉ या ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम दीज अकाउंट्स, तो सेविंग या करेंट अकाउंट में जो डिपॉजिटर्स होते हैं वो चेक के थ्रू पैसे जमा भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट में डिफरेंस, क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा नोट दिया है, इन द कॉन्टेक्स्ट M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई ओनली डिमांड डिपॉजिट आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, यानी जो M1 के तहत मनी सप्लाई निकाला जाता है तो इसमें केवल डिमांड डिपॉजिट को ही इंक्लूड किया जाता है, टर्म डिपॉजिट को नहीं, ठीक है। नॉट द टर्म डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू सेविंग अकाउंट डिपॉजिट प्लस करेंट अकाउंट डिपॉजिट, ठीक है। यानी टर्म डिपॉजिट को इसमें नहीं इंक्लूड किया जाता है, केवल डिमांड डिपॉजिट को इंक्लूड किया जाता है, जैसे सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में जो भी डिपॉजिट होता है, ठीक है। फिक्स वाला अमाउंट नहीं इसमें इंक्लूड होता है। अब आगे यहाँ पे देखो चार्ट के थ्रू समझाया है मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, यानी M1 के तहत क्या क्या होता है जो अभी हम बताए हैं, ठीक है। देख लो यहाँ पे सब दिया है चार्ट के थ्रू। और इसके बाद है तुम्हारा टॉपिक हु सप्लाइज मनी, मनी कौन सप्लाई करता है, तो ये तो हम स्टार्टिंग में ही बताएं, मनी का सप्लायर्स कौन होता है, तो वही चीज़ यहाँ भी तुमको मिलेगा। चलो बता देते हैं, दिया है तो टेक्स्ट में। सप्लायर्स ऑफ द मनी इंक्लूड, कौन कौन इंक्लूड होता है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, यानी किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे यहाँ का सेंट्रल बैंक RBI है, ठीक है, और कमर्शियल बैंक्स और गवर्नमेंट, ठीक है। ये तीन टोटल सप्लायर्स होते हैं मनी के, तो RBI, दूसरा कमर्शियल बैंक जिसमें SBI PNB वगैरह सारे आते हैं, और थर्ड गवर्नमेंट जो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट होती है। तो ये तीनों जो होते हैं वो मनी के सप्लायर्स कहलाते हैं या प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। देखो आगे क्या दिया यहाँ पे, इन इंडिया RBI इज़ द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी, यानी इंडिया में जो RBI है वो प्रिंसिपल सप्लायर है, मेन सप्लायर है मनी का। RBI इशूज करेंसीज ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम, यानी RBI जो करेंसी इशू करती है वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेस पे करती है, ठीक है। अब सवाल आता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है, तो अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम में रिजर्व बैंक मेंटेन्स अ मिनिमम रिजर्व ऑफ ₹200 करोड़, यानी इस सिस्टम में RBI को कुछ रिजर्व मेंटेन करने होते हैं मिनिमम 200 करोड़ रुपीज़। तो 200 करोड़ रुपीज़ किस फॉर्म में रिजर्व करके रखने होते हैं, तो गोल्ड प्लस फॉरेन सिक्योरिटीज़, ठीक है। इसमें गोल्ड भी रखना होता है और फॉरेन सिक्योरिटीज़ भी रखना होता है। ऑफ दिस रिजर्व द वैल्यू ऑफ गोल्ड मस्ट बी 115 करोड़, यानी इस रिजर्व में जो गोल्ड होगा वो कम से कम 115 करोड़ का होगा, ठीक है। और बाकी जो भी है 85 करोड़ का वो फॉरेन सिक्योरिटीज़ हो सकता है। कमर्शियल बैंक्स आर द सेकेंड सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई। Unlike the central bank, commercial bank do not have the authority to issuing currency, यानी जो सेकेंड सिग्निफिकेंट सोर्स होता है सप्लाई ऑफ मनी का वो होता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जैसे जो गवर्नमेंट का बैंक होता है, नेशनलाइज्ड बैंक जो होता है नहीं, जैसे SBI है, PNB है, कैनरा बैंक है, या फिर कोई भी प्राइवेट बैंक भी हो सकता है, ठीक है, कमर्शियल बैंक के तहत। तो ये लोग भी मनी का सप्लाई तो करते हैं, लेकिन इनके पास, कमर्शियल बैंक के पास जैसे RBI है, तो RBI के पास क्या है, करेंसी इशू का अथॉरिटी है, करेंसी जारी करने का, ठीक है। तो उस टाइप का अथॉरिटी मतलब ये सब नहीं है, कमर्शियल बैंक के पास उस सब का पावर नहीं है, ठीक है, उस टाइप का अथॉरिटी नहीं है। कमर्शियल बैंक सप्लाई तो करते हैं लेकिन करेंसी इशू नहीं करते हैं, क्लियर। द कमर्शियल बैंक कैन नॉट इशू नोट्स एंड कॉइन्स, कमर्शियल बैंक नोट्स एंड कॉइन्स इशू नहीं करते हैं, नहीं कर सकते, इनके पास वैसा अथॉरिटी नहीं होता है। करेंसी और नोट्स इशू करने का अथॉरिटी केवल RBI के पास है।
येट दे आर सप्लायर्स ऑफ मनी एज दे क्रिएट मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट। लेकिन फिर भी ये सप्लायर कहलाते हैं मनी के। तो कैसे कहलाते हैं? तो ये क्रिएट करते हैं जब भी डिमांड डिपॉजिट होता है, नहीं जब लोग मांगते हैं पैसे, ठीक है। अब लोग, बहुत सारे लोग डिपॉजिट भी करते हैं, तो बहुत सारे लोग निकालने भी जाते हैं। तो जब वो निकालने जाते हैं, विड्रॉल करते हैं, मांगते हैं अपने पैसे, तो वहाँ पे एक तरह से डिमांड डिपॉजिट के रूप में वो लोग मनी का सप्लाई करते हैं, ठीक है। या फिर लोन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, तो भी मनी का सप्लाई ही है। दिस डिपॉजिट्स सर्व एज अ सप्लाई ऑफ मनी बिकॉज दिस आर चेकेबल डिपॉजिट्स। पीपल कैन विड्रॉल, देखो दिया भी है, पीपल कैन विड्रॉल, यानी अगर कोई विड्रॉ कर रहा है, पैसा निकालता है, तो वो एक तरह से क्या होता है, मनी का सप्लाई ही होता है, ठीक है। मनी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट इज कॉल्ड बैंक मनी। यानी जिस वे के थ्रू कमर्शियल बैंक्स मनी का क्रिएशन करते हैं, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट के वे में, तो उसको हम बैंक मनी भी बोलते हैं। क्लियर? अब इसके बाद तुम्हारा लास्ट जो सप्लायर्स है, गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट के बारे में देखो क्या लिख रहा है तुम्हारे बुक में। तो गवर्नमेंट इज़ द थर्ड सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द कंट्री। गवर्नमेंट थर्ड सोर्स है मनी सप्लाई का किसी भी कंट्री में। तो इन इंडिया द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशूज़ 1 रुपी नोट्स। अब इंडिया में 1 रुपी नोट्स या फिर कॉइन्स कौन इशू करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ही इशू किया जाता है। ये आरबीआई के द्वारा नहीं इशू किया जाता। ये चीज़ ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, तुम लोगों के भी एग्जाम में पूछ सकता है कि 1 रुपये का कॉइन या फिर जो नोट्स होता है उसको कौन इशू करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है, ठीक है। बाकी सारे भी जो भी करेंसीज हैं, चाहे वो पेपर नोट हो या कॉइन हो, 1 को छोड़ करके, 1 रुपये को छोड़ करके, ठीक है। इसके अलावा जितने भी करेंसीज हैं, नोट्स हैं, पेपर कॉइन, पेपर नोट्स हैं, तो वो सब आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है। केवल एक 1 रुपीज़ को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है, ठीक है। क्लियर? तो इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे देख लो क्या दिया हॉट्स में। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, 2 क्वेश्चन दिया है। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई क्या होता है? तो वही तीनों जो करेंसी होती है, डिमांड डिपॉजिट होता है और ओडी होता है, ठीक है, जो कि M1 के फार्मूले के थ्रू हम लोग मनी सप्लाई निकालते हैं। तो वही यहाँ पे तीनों दिया है, ठीक है, जिसको प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई बोला जाता है। क्लियर? तो चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।